क्या चल रहा है फ़िल्म में आजकल कौन-सी फ़िल्म चल रही है और कौन-सी देखी है? अभी आखिरी पिक्चर जो देखी है वो तो अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखी है काल्की 2 और अभी तो ये बहुत मशहूर हो रही है स्त्री 2 लेकिन ये जीवन है, इस जीवन का यहाँ पे गंगा का जो पानी है वो शहर के अंदर में घुसता हुआ दिख रहा है। हालाँकि अभी बाढ़ तो डिक्लेयर नहीं हुई है, इसको बाढ़ की कंडीशन नहीं कहेंगे। बट यहाँ हाँ, ये है कि इस सड़क को ऑलमोस्ट ये धीरे-धीरे करके ये टेक ओवर कर रहा है। अभी बारिश खूब हुई है, उसकी वजह से पूरा जंगल-जंगल हो गया है, घास भी बहुत ज़्यादा उग गई है। जब पेड़ों को पानी मिलता है और सही धूप मिलती है, तो वो जंगली की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में बढ़ने लगता है और एटमॉस्फेयर में जब ऑक्सीजन बढ़ेगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, जो कि CO2 की वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है उससे, तो उसको ये रोकता है। और यहाँ पे पेड़ जहाँ पे भी रहता है ना, सारी चिड़िया जो है अपना घर बनाना शुरू कर देती है। यहाँ पे ताड़ के पेड़ हैं और चिड़िया सब जो है घर बना रही है। ये जो पत्ते का ढेर दिख रहा है, बेसिकली क्या होता है कि ये पत्ते जो हैं या तो एक्स्ट्रा कुछ निकल जाता है पेड़ में तो उसको काट दिए जाते हैं या पत्ते गिर जाते हैं ज़मीन पे। ऊपर वाले ने ऐसा इंतज़ाम बनाया है कि ये जो पत्ते हैं एक्चुअली में ये खाद का काम करते हैं। जब आप इसको ज़मीन में मिक्स कर देते हैं, बाद में ये खाद बन जाता है। या जानवर का या इंसान की जो गंदगी होती है, जो गंदगी करता है, अगर उसको भी ज़मीन में डाल दिया जाए, तो वो भी खाद बन जाता है और पेड़ को उगने में वो नेचुरल खाद होता है, वो फर्टिलाइज़र वो वाला केमिकल वाला नहीं होता है, जिससे बहुत ज़्यादा कैंसर हो रहा है आजकल। इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से लोग जानते हैं। तो बेसिकली इसको और बढ़ावा देने की ज़रूरत है क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो फर्टिलाइज़र से, केमिकल फर्टिलाइज़र से सडनली बढ़ तो जाता है, लेकिन जो उसके असरात हैं जो हम देख रहे हैं दुनिया भर में कि तरह-तरह के कैंसर के केस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये उसका एक सॉल्यूशन है। ये पेड़ जो है लगभग सो-सा गया है। ये पेड़ हम दिखाएँ अगर, ये पेड़ जो है ऑलमोस्ट ज़मीन से इसका एक ब्रांच चल रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। बट इसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि इसने सस्टेन कर रखा है अभी तक अपने आप को। ये बड़ी बात है। शुएब रहमान साहब हैं, वो मुलाकात हुई है उनकी यहाँ मेरी उनसे। तो वो बेसिकली काफ़ी काम करते हैं एनवायरनमेंट पे और सर्वे, इस तरह के सर्वेज़ पे या बच्चों की ज़िंदगी पे उनको काफ़ी आइडिया है। तो उन्होंने सोचा कि आज जो है गाँव में काम किया जाए, वर्क फ्रॉम विलेज। तो कैसा एक्सपीरियंस है पूछते हैं हम, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कि तो बेसिकली कल हम लोग बात कर रहे थे, एक लड़की से मेरी बात हो रही थी, तो वो 1 घंटा रोज़ ट्रैवल करके ट्यूशन पढ़ने जाती है। तो बेसिकली गाँव में जो पढ़ने का प्रॉब्लम है, ये इस गाँव के प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने का कोई तरीका दिखता है? इतना सर्वे हो रहा है, तो आखिर क्या उसमें सामने आ रहा है? कुछ इस तरह की बात आ रही है सामने? ये गाँव तो तब भी शहर के पास है। पटना से करीब है ना ये गाँव। तो यहाँ तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे एवेन्यूज़ होने चाहिए। हुँ, हुँ। लेकिन प्रॉब्लम तो है ही है, पैसा नहीं है, एवेन्यूज़ नहीं हैं, अच्छे टीचर्स नहीं हैं, थोड़ी बात। तो उसके लिए तो ये है कि माली मदद तो दी जा सकती है किसी-किसी, लेकिन जहाँ तक टीचर्स की बात है उसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? उसका सॉल्यूशन एक मेरे को दिख रहा है, एक तो ऑनलाइन है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। बेसिकली मेरा जो स्टडी था अभी, हमने बिहार और यूपी दोनों जगह सर्वे किया। तो जो प्रॉब्लम हमको दिखी वो दोनों जगह सेम दिखी। हुँ, मेडिकल इश्यूज़ और एजुकेशन इश्यूज़ को लेके लोग बहुत परेशान हैं, हुँ। जिसकी वजह से गाँव से लोग पलायन कर रहे हैं, शहरों की तरफ जा रहे हैं और शहर की तरफ नेचुरली बर्डन बढ़ता चला जा रहा है। तो इस तरफ कुछ काम हो रहा है क्या कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए? क्योंकि जैसे एग्ज़ाम्पल पूरी दुनिया में लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उसका बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और गाँव जो है खाली होते चले जा रहे हैं, बंजर होते जा रहे हैं। कोई खेती नहीं करना चाहता है और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, कैंसर इश्यूज़ है, बेसिकली मल्टीपल इश्यूज़ हैं। तो एक क्या राय है बेसिकली हम जानना चाह रहे हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं लेकिन क्या राय है, आखिर दुनिया किधर जा रही है? क्या लगता है इतना सोशल वर्क में काम करने के बाद क्या लगता है हम लोग किधर बढ़ रहे हैं? कुछ पॉज़िटिव है दुनिया में बचा?
तो उसमें क्या होता है ना यूसुफ भाई कि देखिए हम लोग जितना भी इंडिया में घूमते हैं या सर्वे कराते हैं या स्टडीज कराते हैं, एक चीज जो मेरी समझ में आई है पिछले 12-15 साल में, ये है ना कि काम जो भी हो रहा है ना, वो लोगों को गांव से विस्थापित करने के लिए ही हो रहा है। जो भी अच्छे एवेन्यूज बनाए जा रहे हैं ना, उस गांव के बगल में शहर बनाया जा रहा है। एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छा सा, बड़वानी एक जगह है मध्य प्रदेश में, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, वन ऑफ द पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इंडिया की, ठीक है। वहां पर भी जितना भी काम जो हुआ है वोकेशनल ट्रेनिंग का या अच्छे एजुकेशन का, वो क्या है, इंदौर सेंट्रिक है। इंदौर सबसे बड़ा शहर है ना बड़वानी के आसपास में। उसी हिसाब से अगर आप इस तरह का गांव देखिएगा, या झारखंड से अभी मैं बस 2 दिन पहले आया हूँ, तो वहां भी वही है कि हर चीज रांची सेंट्रिक, धनबाद सेंट्रिक होकर रह गई है। गांव को, गांव में जो है ना विकेंद्रीकरण जिसको कहा जाता है ना हिंदी में, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं हो रहा है, इसीलिए लोग भाग रहे हैं। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा लॉन्ग टर्म में, कैसा असर दिख रहा है? तो जापान गवर्नमेंट जो है अब इनकरेज कर रही है कि लोग शहरों से वापस जाएं, गांव में जाएं, उनको पैसा दे रही है कि आप गांव में जमीन खरीदिए, बिजनेस कीजिए, जो भी करना है कीजिए। लेकिन वो उल्टा काम कर रहे हैं, और हम लोग अभी उस फेज में हैं जो जापान शायद आज से 50 साल पहले था। तो बेसिकली ये किधर हो जाता हुआ दिख रहा है? कुछ ऐसा समझ में आ रहा है, कुछ कहानी क्या हो रहा है? इसका तो हालत बहुत खराब है ना। इस मुल्क को जापान से तो कंपेयर करना ही नहीं है, पहली बात तो क्या कि सोच ही वैसी नहीं है। आबादी के का तो मामला है कि सोच ही वैसी नहीं है। अभी तो क्या है कि जो भी है शहर में है, और उसके हालात, उसका क्या असर पड़ रहा है आपको मेरे सामने है। ये जिस तरह की ग्लोबल वार्मिंग है, पटना शहर के छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम लोग के बचपन में याद है कि ये जो पूरा महीना था मानसून का, स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई टिल सितंबर, खूब बारिश होती थी। बारिश पटना में नहीं, तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसे जोड़ करके कि पूरी जो आबादी है नॉर्थ बिहार की, गंगा पार की, इस तरफ की, वो तो शहर जा रही है। क्या कि वो क्या करेगी यहाँ बैठ करके? कोई बच्ची यहाँ से 10th पास करने के बाद उसका क्या मुस्तकबिल है इस गांव में? मेरे ख्याल से अभी कोई नहीं है। तो सोच नहीं है अभी उस तरह की, सोच बनाने की जरूरत है कि हाउ टू मेक देम बैक टू देयर विलेजेस, वो नहीं हो रहा है। नहीं, तो इसका क्या सोल्यूशन है? कोई आदमी, कोई किसी की मजबूरी है ना, उसको खाने को है ना, पीने को है ना, उसके बाद नौकरी है यहाँ पे। क्योंकि पिछली बार हमने एक सीरीज बनाई थी तो हमने पता किया, तो उन्होंने बोला कि कोई फैक्ट्री नहीं है। स्पेशली औरतों को बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, हमने देखा। पैसे की कमी है, कोई फैक्ट्री नहीं है, तो जहाँ तहाँ खट रहे हैं, बहुत तरह की उसका भी परेशानी है। एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत अच्छा है। बांग्लादेश का एग्जाम्पल है, ठीक है, वहाँ अभी अनरेस्ट हो गया है और इतना वो है, शेख हसीना के खिलाफ पब्लिक सेंटिमेंट है। लेकिन जब बांग्लादेश का मेरा जो विजिट रहा था, उसमें एकदम लाइव एग्जाम्पल है। बांग्लादेश बिहार से बहुत दूर नहीं है, लेकिन वहाँ क्या हुआ कि 10वीं पास करने के बाद जो औरतें होती थी ना, गांव में इतनी सारी टेक्सटाइल की फैक्ट्रीज लगा दी, ठीक है, और इतना ज्यादा वहाँ प्रोडक्शन होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड वहां से जाता है कपड़ा बन करके। 10th पास करने के बाद औरत को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो शादी करे आसपास के गांव में, जो होती है मुसलमान घरों में शादी, बंगाली मुसलमानों के यहाँ, और वो उसी फैक्ट्री में पूरी जिंदगी काम कर सकती है। इतना काम है। तो मतलब सोल्यूशन है कहीं ना कहीं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई एनजीओ या गवर्नमेंट इन्वॉल्व रही होगी। गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, शेख हसीना गवर्नमेंट जो थी, अवामी लीग, उसने बहुत काम किया उस चीज के ऊपर में। उसने इंश्योर किया कि जो है वहां पर जो है औरतों को काम मिले। तो वन ऑफ द मोस्ट स्टडी वर्क फोर्स है औरतों का बांग्लादेश के अंदर में। बिहार का अगर एग्जाम्पल ले, तो सबसे बड़ा जो आपने खुद कह दिया कि यहाँ इंडस्ट्री का नहीं होना जो है ना, वो बहुत बड़ा रीजन है। कि आप हिंदुस्तान के किसी भी खत्ते में चले जाएं, आपको कोई मिलेगा नहीं मिलेगा वो लेबर क्लास में, लेकिन बिहारी जरूर मिलेगा। लेकिन उसका क्या करेगा? हम लोग तो लेबर नहीं थे ना, लेकिन हम लोग खुद चले गए ना बाहर। हम भी बाहर रहते हैं, आप भी बाहर रहते हैं, और हम लोग आज यहाँ बैठ के वीडियो बना रहे हैं। तो मतलब हम ये कह सकते हैं क्या कि बिहार जो है, स्टेट जो है, इसकी स्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है उस तरह से, और बाकी जो कंट्री स्टेट्स हैं वो बेटर कंडीशन में है, ऐसा कुछ है? महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देकर बता सकते हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। आज भी गांव में जाइए, बड़े बड़े लोग आपको मिलेंगे गांव के अंदर में काम कर रहे हैं, अच्छा प्रोडक्शन होता है, हर तरह की फसल होती है वहां पर, इंडस्ट्रीज खड़ी की। और उसमें अब देखिए, पॉलिटिकल सपोर्ट के बगैर ये हो नहीं सकता है। अब यहाँ पे किसी पार्टी के वर्कर का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन शरद पवार का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है महाराष्ट्र को जहां तक पहुंचाने में, जहां वो है। यहाँ तो कोई ऐसा सियासतदान हुआ नहीं ना बिहार के अंदर में, जिसने स्टेट को ऊपर ले जाने की कोशिश की हो। इस स्टेट की वजह से दूसरे स्टेट ऊपर चले गए, लेकिन ये खुद जो है रसातल में चला चला गया। ये एक बहुत बड़ा इशू है बिहार के साथ। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। बेसिकली हम इसको इस तरह से देखें कि सॉल्यूशंस हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम अंधेरा है। ठीक है, मतलब डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उसका कुछ फ़ायदा भी होता है कि थोड़ा भी अभी भी रॉ बिहार बना हुआ है, लेकिन हाँ, थोड़ी ज़रूरत है इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की। शोएब सोशल वर्कर भी हैं, और इनको फ़िल्मों की काफ़ी शौक है, और फ़िल्मों की काफ़ी जानकारी है। तो आइए जानते हैं आजकल फ़िल्मों में क्या चल रहा है और इनको क्या पसंद है। क्या चल रहा है फ़िल्म में आजकल? कौन सी फ़िल्म चल रही है और कौन सी देखी है?
अभी आखिरी पिक्चर जो देखी है वो तो अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखी है, काल्की। और अभी तो ये बहुत मशहूर हो रही है स्त्री 2, लेकिन देखी नहीं है, मौका नहीं मिला है, लेकिन देखेंगे हैदराबाद जाकर। तो फिल्मों में बेसिकली क्या चेंजेस हुआ है टेक्नोलॉजी वाइज या क्वालिटी वाइज, क्या लगता है लास्ट 20-30 साल में अगर हम लोग बात करें? टेक्नोलॉजी वाइज तो पिक्चर फिल्मों में जो है काफी कुछ बदलाव आया है। अब तो जो वीएफएक्स की टेक्नोलॉजी है और कई कई नई टेक्नोलॉजी का नाम भी नहीं पता है, तो वो तो इन्हांस हुई है। और लेकिन क्या हो गया है ना कि कंटेंट कहीं ना कहीं घट गया है, लिखने की सलाहियत घट गई लोगों की। तो वो जो जो चीज बन के आ रही है ना, जो बड़े पर्दे की बात कर रहे हैं हम, बड़े पर्दे पे जो चीज रिलीज होती है ना, वो इतना इंटाइस नहीं करती लोगों को। तो ट्रेड एक्सपर्ट्स का अगर आप देखिएगा रिव्यू वगैरह, तो कितना लॉस में है फिल्म मेकिंग, हिंदी फिल्म मेकिंग, क्योंकि एक जमाने में लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ओटीटी ने टेक ओवर कर लिया है, वो एक रीजन है? ओटीटी ने टेक ओवर किया है, ओटीटी टेक ओवर किया है, अर्बन मास को किया है, ठीक है। हाँ। पहले क्या होता था, इसी गांव का एग्जांपल लेते हैं, कटौना का। यहाँ के लोग जब फ्री होते थे अब तो अपना मनोरंजन के लिए किसी सिनेमा हॉल में जाते थे, तो उस तरह की पिक्चर भी बनती थी तो लगती थी। अभी क्या हो गया कि मोबाइल के आने की वजह से सब पिक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है और फ्री वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी हैं, ठीक है। तो और क्वालिटी भी बहुत घट गई है। अभी क्वालिटी, पुराने जमाने का जो गांव का आदमी था वो बहुत ज्यादा रिजोनेट करता था पिक्चरों के गाने से। कोई श्रीदेवी का कोई गाना हो या विनोद खन्ना का कोई गाना हो तो उससे रिजोनेट करता था, वो आज भी गुनगुनाता है पुराना आदमी। अभी नई जनरेशन के लोग या पुरानी जनरेशन के लोग भी कोई भी गाना जो है ना याद नहीं रख पाते हैं, क्योंकि वो लिखा हुआ अच्छा नहीं है ना। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, याद रहेगा जिंदगी भर, मरते मरते तक याद रहेगा। लेकिन हुस्न तेरा तौबा 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 याद नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी वो नहीं है, उसकी म्यूजिक वो नहीं है, उसकी लिखावट वो नहीं है। तो हम उसकी तनकीद नहीं कर रहे हैं कि वो अभी खराब बन रहा है। पहले ये जमाना जो है ना बहुत फास्ट जमाना है, जैसे यहाँ पे जो है ना रिकलेक्शन पावर बहुत ही ज्यादा पुअर है लोगों का, और क्वालिटी भी इतनी पुअर है गाने वगैरह की, कौन याद रखेगा ना। वैसे सिंगर्स रहे ना वैसे लिखने वाले रहे। अब थोड़ी ना अरिजीत सिंह का मुकाबला कीजिएगा मोहम्मद रफी या किशोर कुमार से, या नौशाद का मुकाबला कीजिएगा अभी के किसी नाम भी नहीं फेवरेट मालूम। सिंगर कौन है? मेरा हाँ। मेरा दोनों मोहम्मद रफी भी हैं और किशोर कुमार भी। कोई गाना हो जाए किसका? किसी का भी जो पसंद हो। एक किशोर कुमार का गाना गा सकते हैं, ये इससे माहौल पे बहुत ज्यादा सूट करता है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आया होगा और वाकई वाकई हाई क्वालिटी था। ये बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, इसलिए ये ज़रूरी था शो करना। ये शानदार गाना सुनने के बाद हम पहुंच गए दीदारगंज के लिट्टी की दुकान पे। छोटू 100 चाय की दुकान के नाम से ये मशहूर है और हमने पहले भी यहाँ लिट्टी खाई है। तो शुएब से हमने इंसिस्ट किया कि तुमको एक लिट्टी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, इसका टेस्ट जो है वो बहुत शानदार है और इसके साथ जो वो सब्ज़ी मिलती है वो बहुत ही शानदार है। तो मेरे काफ़ी इंसिस्ट करने पे शुएब ने एक लिया, फिर मैंने उनसे ये भी दावा किया कि एक लेने के बाद दूसरा लेना मजबूरी हो जाएगा, ये इतना टेस्टी होता है, नो वन कैन ईट जस्ट वन। और फाइनली वही हुआ। लिट्टी अगर सफाई से बनाई जाए तो ये बहुत ही हेल्दी होता है, क्योंकि इसमें कोई तेल नहीं होता है, इसमें सत्तू होता है, चने का आटा होता है। और इसकी ये देखिए इसकी सब्ज़ी है, ये बहुत शानदार सब्ज़ी होती है, आलू टमाटर और इसमें बैगन का भरता। अगर आप कभी दीदारगंज से गुजर रहे हैं, नम्मा देख लीजिए, छोटू चाय दुकान, इसका लिट्टी, इसका चोखा और इसका अमड़े का अचार जो हम खा चुके हैं, दिखाई नहीं देगा आपको, बेहतरीन है। मौर्य लोग को बीट किया भाई, खाइए मजा लीजिए। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए वॉइस ऑफ यूसुफ।